हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया चैप्टर और वो चैप्टर है बच्चों विद्युत रसायन। तो आई होप आपने सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलाज हैं, जितने भी थ्योरीज वाला पार्ट है उसको बढ़िया से कवर किया होगा। आज बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है विद्युत रसायन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम एक-एक करके चीजों को देखेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक दो चीजें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने आपको मोल अवधारणा के अंदर सांद्रता के पद पढ़ाए थे। सांद्रता के पद में मैंने आपको मोललता पढ़ाया था, मोलरता पढ़ाया था, उसके बाद मोल प्रभाष पढ़ाए थे, मोल भिन्न वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको। लेकिन वहां पे बच्चों मैंने आपको नॉर्मलता नहीं पढ़ाया था, याद है? लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नॉर्मलता आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब जिस चैप्टर में जहां पे इसकी जरूरत आएगी, जहां पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा वहां पे कवर हो जाएगा। बोला था ना आपको? तो मुझे अपना वादा याद है। तो ये नहीं सोचना कि सर तो बोल करके भूल गए। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में नॉर्मलता बताऊंगा, सही टाइम पर सही जगह पर। तो बच्चों आज उस नॉर्मलता को पढ़ने का समय आ चुका है। आज मतलब कि इस चैप्टर के अंदर नॉर्मलता को पढ़ने का समय आ चुका है। हो सकता है अगर आज वाले लेक्चर में ना भी आए तो कल वाले लेक्चर में पाई जाएगा। मतलब कि विद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमको नॉर्मलता पढ़ना ही पढ़ना होगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है तो बच्चों, तो मुझे कई बातें याद है जो मैंने वहां पर नहीं पढ़ी थी, वो मुझे कहां कवर करनी है वो मुझे अच्छे से पता है। तो आज बच्चों हम इस चैप्टर में जो पॉइंट कवर करना चाहते हैं वो है चालकता तथा चालकत्व के बारे में। चालकता और चालकत्व क्या होता है, आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। बात क्लियर? तो ये हम देखने वाले। अच्छा, मैं एक दो चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले कौन सा है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे मुझे कुछ और बातें भी आपको करनी, चालकता तथा चालकत्व। ठीक है, तो एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा, मैं जैसे जैसे चीजों को समझाता जाऊं मैं आपको टाइम दूंगा, आप उनको साथ के साथ नोट करते जाना। बात समझ में आ रही? क्लियर? मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाऊंगा, बट रुकने का मतलब ये नहीं कि मैं 5-5 मिनट रुकूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा आपको, नोट करना, फिर रुकूंगा, समझाऊंगा, फिर नोट करना, फिर नोट्स बनते जाएंगे, बढ़िया समझ में आता जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मैं बात एक बताना चाहूंगा बेटा, इस चैप्टर को हमने, ये पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने तीन भागों में बांट रखा है। मैंने चैप्टर को 3 भागों में बांट रखा है। पहला है इस चैप्टर में बच्चों गैल्वेनिक सेल। पहला पोर्शन कौन सा है इस चैप्टर में? गैल्वेनिक सेल। दूसरा पार्ट है इस चैप्टर के अंदर चालकता तथा चालकत्व। दूसरा पार्ट क्या है? चालकता तथा चालकत्व। और तीसरा पार्ट मैंने जो बना रखा है वो है विद्युत अपघटनी सेल। मैंने इस चैप्टर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, 3 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है? चालकता और चालकत्व। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इन पर आएंगे, दूसरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। बेटा ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो दिक्कत करेगी, लेकिन हाँ अगर सुनते जाओगे, मेरे साथ साथ चलते जाओगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चल, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। मैं आपको पहले समझाऊंगा, आपको नोट करने का टाइम भी दूंगा, आपको नोट करना, हम आगे बढ़ेंगे, नोट करना, आगे बढ़ेंगे, नोट करना, आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि विद्युत रसायन जो है ये भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का एक दूसरे में जो एक्सचेंज होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। एक बार समझो, आप साथ के साथ नोट भी करते जाना, समझते जाना, सुनते जाना, नोट करते जाना, बहुत मजा आएगा। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है, विद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हो। तो इस चैप्टर में इसका जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके 2 भाग कर दो भैया, इसके 2 भाग कर दो। फर्स्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। फर्स्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। ऐसी रसायन शास्त्र की शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों के बीच में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, विद्युत से विद्युत ऊर्जा, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन, रसायन से रासायनिक ऊर्जा। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात बताता हूं, जैसे कि मान लो हमारे घरों में जो बैटरीज होती है, सेल होते हैं, मान लो घड़ी के अंदर जो बैटरी है, घड़ी के अंदर बैटरी लगाओगे तो बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ मसाला भरा हुआ है, बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ रसायन भरे हुए हैं। वो रसायन क्या प्रदान करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारी घड़ी सुचालित रूप से संचालित होती है या अच्छी तरह से घड़ी चलने का काम करती है। तो घड़ी के अंदर आपने सेल डाले, सेल में जो मसाला भरा हुआ है, जो रसायन भरे हुए, रसायनों से हमको क्या मिलती है? रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा हमको बिजली प्रदान करने का कार्य करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो भैया सेल के अंदर उपस्थित जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल गई, हालत प्रदान। चलो इसी तरह से आप बच्चों ये बोल सकते हो कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कार की बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी या स्कूटर वगैरह जो होते हैं उनकी बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी डाउन पड़ जाती है। तो आप उस बैटरी को चार्ज करवाने के लिए आप कहां जाते हो? शॉप पर जाते हो। शॉप पर जाकर के आप दुकानदार को बोलते हो भैया मेरा मोटरसाइकिल की बैटरी खत्म हो गई है। तो वो दुकानदार क्या करता है? बैटरी को बाहर से करंट देता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है और उसमें रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो भाई दोनों बातें, विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक ऊर्जा बने, जैसे कि कार की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, या दूसरा हो सकता है कि भैया घड़ी के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है उससे घड़ी चलने लग जाए, विद्युत ऊर्जा मिले। तो भैया जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदलेगी या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलेगी, ये दोनों ही बातें जिस सब्जेक्ट के अंदर आती है उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। अब ये जो विद्युत रसायन है, इस विद्युत रसायन वाले सब्जेक्ट में हम देखते हैं रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन। इस चैप्टर के अंदर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। तो मेरे ख्याल से परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे की। अच्छा, ये जो अंतर परिवर्तन है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, इन दोनों का जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तन है, ये किसी ना किसी उपकरण के अंदर संबंधित होगा, किसी ना किसी उपकरण के अंदर ही कार्य होता होगा, किसी ना किसी बैटरी के अंदर ही काम चलता होगा, किसी ना किसी सेल के अंदर ही कार्यक्रम चलता होगा। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो अंतर परिवर्तन है, ये अंतर परिवर्तन करने वाला जो उपकरण है, जिस उपकरण के अंदर ही कार्यक्रम चलता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है बच्चों, मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है, ये उपकरण दो तरह के, एक तो गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, और दूसरा आता है बच्चों इसमें विद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों ऊर्जाओं को एक दूसरे में अंतर परिवर्तित करने वाले दो सेल, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, जैसे कि कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कार की बैटरी में एनर्जी खत्म हो गई, तो दुकान पे गए, बैटरी को बाहर से विद्युत धारा दी, बैटरी चार्ज हो गई, बाहर से विद्युत धारा दे करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया है। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस उपकरण द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल।
कार की बैटरी, घड़ी की बैटरी और कार की बैटरी। घड़ी की बैटरी जो गैल्वेनिक सेल है, घड़ी के अंदर जो बैटरी लगती है, जो सेल लगता है, उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ रसायन है, केमिकल्स है, कुछ ना कुछ पदार्थ है, वो रसायन जो है वो बदलते हैं विद्युत धारा में, विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आता है गैल्वेनिक सेल। तो भैया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले जो उपकरण है वो दो तरह के हैं और दोनों विपरीत कार्य करते हैं। एक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे कि कार की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, उसमें होता है, और एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, घड़ी की बैटरी या और भी कई जो बैटरीज होती हैं उनकी बात करें। अच्छा अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो बदलती है ना, ये अपने आप होता है, ये कार्यक्रम अपने आप चलता है, स्वतः होता है, स्वप्रवर्तित, अपने आप होता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया संचालित होती है वो अपने आप होती है। तो यहाँ पर अपने आप ये वाला प्रोसेस होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, आपने घड़ी के अंदर, आपकी जो दीवार पे लगी हुई घड़ी, उस घड़ी के अंदर आपने बैटरी डाली, बैटरी डालने के बाद में घड़ी अपने आप चलने लग जाती है ना। आपको बाहर से कुछ बल लगाने की जरूरत नहीं, आपको बाहर से कुछ अलग से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, आपने जैसे ही लगाया अपने आप घड़ी चलने लगी, विद्युत धारा अपने आप देने लगी। स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होने वाला प्रक्रम है। और इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होने वाला प्रक्रम है, और उस इस दौरान ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है बच्चों, दोनों अपने आप। तो आगे हम देखेंगे इसको विस्तार में, तो आगे यह पॉइंट आएगा विस्तार में देखेंगे, आगे यह पॉइंट हम देखेंगे विस्तार में। ठीक इसी प्रकार से एक ये पॉइंट है, यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन जो होगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, ये अपने आप नहीं होगा, आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। लगाते ही हो भैया, कार की बैटरी जब खत्म हो जाती है, दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को बोलते हो भैया बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो वो क्या करता है, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तब जाकर के रासायनिक ऊर्जा मिलती है, तब जाकर के ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन होने के लिए बाहर से आपने बल लगाया है, बाहर से बल क्या लगाया, बाहर से आपने विद्युत ऊर्जा दी, तब जाकर के भैया अंदर केमिकल एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपने घड़ी के अंदर सेल लगाया, अपने आप चालू हो जाती है घड़ी की क्रिया। तो यहाँ पे अपने आप होता है प्रोसेस, ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ पे अपने आप होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन अपने आप नहीं होता। तो ये दोनों पॉइंट आगे और बढ़िया से क्लियर होने हैं, आगे यह पॉइंट क्लियर हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम आगे बढ़िया से अब आते हैं। तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, इतना टाइम दिया मैंने आपको, इतना टाइम तो लिख लिया होगा। मैंने आपसे यही बोला था ना कि मैं समझाता जाऊंगा, इस दौरान आपको इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि आपने नोट कर लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने रजिस्टर नोट किया होगा, और बेटा प्लीज मेरे साथ साथ नोट करने का प्रयास करें, अगर साथ में नोट करेंगे तो काफी बेटर रहेगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम इस चैप्टर के, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये क्या है, ये तो परिचय। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे प्रथम भाग, ये प्रथम भाग है और ये बाकी के भाग है। सबसे पहले भाग पर आ रहा हूँ, और सबसे पहला भाग है चालकता और चालकत्व। तो हम सबसे पहले भाग पे आएंगे पार्ट फर्स्ट, और ये पार्ट फर्स्ट है आपका चालकता, चालकत्व और चालकता। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस परिभाषा में किसी को कोई समस्या होगी, जिससे भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक होते हैं। कॉपर का तार हो गया, लोहे का तार, जितने भी धातु, धातु से आप देखते हो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातु हो गए, अम्ल हो गए, अम्ल भी विद्युत धारा का चालन करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। क्षार हो गए, लवण हो गए, ये सब विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनके जलीय विलयन, गलित अवस्था, अशुद्ध जल, ये सब विद्युत धारा का चालन करते हैं। शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो सर ऐसा कैसे होता है कि हम जब पानी के अंदर जब देखते हैं कई बार झटका लग जाता है, तो या पानी के अंदर तो बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, पानी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता 100%। चालक जो थे, चालक दो प्रकार के, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, ये आप कहां पढ़ते हो बेटा, ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में। और विद्युत अपघटनी चालक, ये आप कहां पढ़ते हो, केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखना, चालक दो प्रकार के, एक धात्विक चालक जो कि आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, V बराबर IR, वोल्टेज बराबर धारा इनटू प्रतिरोध, फॉर्मूला लगाते हो, वही फॉर्मूला यहां पे भी लगेगा। एक धात्विक चालक है, धातु के द्वारा बनते हैं, जो धातु से जो चालकों की बात होती है, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, वो सारे। और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, तो विद्युत अपघटनी विलयन है, उसके अंदर चालकता की जब बात हो, विद्युत अपघटनी चालक, ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। चलो अब दोनों में अंतर क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, मैं क्या इतना नोट कर लिया होगा, दोनों में क्या अंतर है देखेंगे अभी। चलो सबसे पहला है धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या है, वे चालक जिसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम आदि आदि, और धातुओं में आपका ग्रेफाइट भी आता है। तो बच्चों यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, उसके बिना ही विद्युत धारा का चालन होता है। कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है, धातुएं, और धातुएं जो होती है बच्चों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, जिस कारण इनमें विद्युत धारा का चालन होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, किसी प्रकार की, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता, बिना ऑक्सीकरण अपचयन के, ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता, उसके बिना ही यहाँ पे विद्युत धारा का चालन होता है। विद्युत धारा का चालन क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। सर ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा तो विद्युत धारा का चालन कैसे होगा, कोई जरूरत नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन से हो जाता है यहाँ पे विद्युत धारा का चालन। अच्छा विद्युत अपघटनी चालन क्या होते हैं, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बिना ही विद्युत धारा का चालन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होंगे उससे विद्युत धारा का चालन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं भैया, रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिया NaCl का विलयन, NaCl मैंने ले लिया, अब यहाँ पर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। तो विद्युत अपघटन चालन का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन के अंदर या गलित अवस्था में, या इनको पिघला दो, उसमें ये अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। NaCl टूट जाएगा आयनों में, तो NaCl जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे
NaCl Na+ और Cl- माइनस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। और ये जो आयन है, ये आयन ही विलयन में मुक्त रूप से विचरण करते हैं। ये आयन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आयनों में मुक्त रूप से विचरण होगा, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। धात्विक चालक वे हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होती, ना ऑक्सीकरण ना अपचयन। तो ऐसे चालक को हम बोलते हैं धात्विक चालक। और यहाँ पे बच्चों होता है विद्युत अपघटनी चालक। यहाँ पे जो भी पदार्थ है वो पहले आयनों में टूटता है, और ये जो आयन होते हैं ये मुक्त आयन विलयन के अंदर विचरण करते हैं, मुक्त रूप से विचरण करते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्यों में चालकता मुक्त आयन के कारण होती है। यहाँ पे मुक्त आयनों के कारण चालकता होती है। समझ में आई बात? मुक्त आयनों के कारण, देख लो, धनायन और ऋणायन, मुक्त आयनों के कारण चालकता है, जबकि यहाँ पे धातु में इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता होती है। ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ऑक्सीजन अपचयन नहीं होता। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपचयन चलता है। चलो, अब विद्युत अपघट्य जो है बच्चों, ये जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के। तो मुक्त आयनों के कारण चालकता प्रदान करने वाले ये जो पदार्थ है, ये भी दो प्रकार के, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वे विद्युत अपघट्य जो कि अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मैंने आपसे क्या बात बोली? विद्युत अपघट्य चालक वे हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, और ये जो मुक्त आयन है ये आपको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब मान लो अगर इसके 1 मोल से पूरा का पूरा आयन प्राप्त हो जाए, जितना आपने मोल लिया 5 मोल लिया, 5 मोल से पूरा का पूरा आयन प्राप्त हो जाए, 10 मोल लिया तो 10 मोल से पूरा का पूरा आयन प्राप्त हो जाए, जितने भी मोल लिए उन मोल से अगर पूरा का पूरा 100% 100% आपको आयन प्राप्त हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं 100% अगर आपको आयन प्राप्त हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है विद्युत धारा को प्रभावित करने पर ऐसे जो कि जलीय आयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं। जैसे कि लवण, अब लवण जितने भी होते हैं ना, जैसे NaCl, अब NaCl का मान लो मैंने 5 मोल लिया, 5 मोल पूरा का पूरा क्या प्रदान करेगा? 5 मोल धनायन और 5 मोल ऋणायन, पूरा का पूरा जितना आपने लिया सारा का सारा आयनों में टूट जाएगा। बात समझ में? तो लवण हो गए, प्रबल अम्ल हो गए जैसे कि HCl, प्रबल क्षार हो गए जैसे कि NaOH, ये सारे बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो कि 100% आयनों में टूटते हैं, दुर्बल वे हैं जो कि 100% आयनों में नहीं टूटते, बहुत कम आयनों में टूटते हैं, बहुत ही 100% छोड़ो, 70%, 80% भी छोड़ो, 50% भी छोड़ो, 10% भी छोड़ो, 1% भी छोड़ो, ये आयनों में 0.001% इतनी मात्रा में आयनों में बदलते, इतना कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, ये बहुत ही दुर्बल होते हैं। अगर 100 मोल आपने ले रखे तो 100 मोल में से 1 मोल ही होगा, या 1000 मोल आपने विद्युत अपघट्य ले रखा तो उसमें केवल 1 मोल ही आयन मिलेगा। दुर्बल का मतलब ये है कि आपने मान लो 100 मोल आपने विद्युत अपघट्य ले रखा है, इससे आपको केवल 0.1 मोल आयन ही प्राप्त होंगे। बात समझ में आई? 100 मोल विद्युत अपघट्य लेने पर केवल 0.1 मोल आयन ही आपको प्राप्त होंगे। इसमें कौन है? एसिटिक एसिड है, हाइड्रोसायनिक एसिड है, अमोनिया है, एमीन है आदि। बात समझे? तो सभी कार्बनिक अम्ल। तो क्या लिखा? वे विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, 100% आयनों में नहीं टूटते, बहुत कम आयनों में टूटते हैं, 100% जो आयनों में नहीं टूटते, पूर्णतः आयनित नहीं। मेरे ख्याल से आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ आप लिखते जाओ, तो आपको टाइम इतना मिल ही रहा होगा कि आप लिख पा रहे होंगे। हमको तो बच्चों यहाँ पे दो बात होगी, हमको यहाँ पर दो चीजें पता चल गई, धात्विक चालक होते हैं, विद्युत अपघट्य चालक। हमको केमिस्ट्री के अंदर विद्युत अपघट्य चालन के बारे में पढ़ना है, मतलब कि विद्युत अपघट्य चालन इस सेकंड वाले बारे में पढ़ना है, प्रबल और दुर्बल इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है आ जाओ देखते हैं, इन दोनों में सारे अंतर को हम एक एक करके लगाते हैं। आ जाओ देखो, मैंने आपसे क्या बात बोली थी? धात्विक और विद्युत अपघट्य चालन में धात्विक चालक कौन है? इनमें आवेश का प्रवाह या आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें आवेश का प्रवाह करने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसमें आवेश का प्रवाह करने वाले हैं मुक्त आयन। बात समझ में? चलो मैंने आपसे क्या बोली? इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन माफ करना, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का यहाँ पे प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोड पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, इस पर इलेक्ट्रोड। चलो इलेक्ट्रोड क्या है आ जाओ देखते हैं। ये रहे भैया इलेक्ट्रॉन, जो धातु की छड़ आपने इस विलीन में डुबा रखी है, जो धातु की छड़ आपने इस विलीन में डुबा रखी है, ये धातु की छड़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, इन इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण अपचयन, वो हम देखेंगे आगे डिटेल में, डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोड पर, धातु की छड़ पर, जो धातु की छड़ आपने बैटरी से जोड़ रखी उन पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ठीक है? चलो यहाँ पे पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ देखो, ये क्या है? विद्युत अपघट्य चालन है, विद्युत अपघट्य चालन। यहाँ पर बच्चों पदार्थों का स्थानांतरण होता है, मतलब कि यहाँ पर सोडियम धातु या क्लोराइड आयन होंगे, वो इन धातु की छड़ों पर स्थानांतरित होते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? यहाँ पर सोडियम धातु और क्लोराइड आयन ये दोनों ऑक्सीकरण अपचयन करके या तो धातु की छड़ पर जाएंगे, धातु की छड़ से बाहर आएंगे, ऐसा होगा, पदार्थों का आदान प्रदान होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य चालन जो होते हैं ना, इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण अपचयन के कारण ही बच्चों यहाँ पर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जो सोडियम है वो धातु की छड़ पर जा भी सकता है, और हो सकता है कुछ पार्ट वहां छड़ से यहाँ पे भी धातु का आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर पदार्थों का स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होता। विद्युत अपघट्य चालन में पदार्थों का स्थानांतरण निश्चित तौर पर होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये विद्युत अपघट्य चालन, इस विद्युत अपघट्य चालन में पदार्थों का स्थानांतरण भैया होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता। अच्छा, धातु आयन कर्नेल के कंपन से प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चलो कर्नेल क्या है वो बताता हूँ। देखो सोडियम, ये क्या है? ये धातु, सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, हाँ ये सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। सोडियम का विन्यास क्या है? 2 8 1, सोडियम का विन्यास है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 8। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद
बाहरी कक्षा के एक का मतलब होता है बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद जो विन्यास बच गया इसी को हम बोलते हैं बेटा कर्नेल। क्या बोलते हैं? ये है आपका कर्नेल। बात समझ में? बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद जो विन्यास बच जाए उसे हम बोलते हैं कर्नेल। तो ये जो कर्नेल है बेटा उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो होगा क्या कि भैया धात्विक चालक में क्या होता है? ये धनायन, ये धनायन, धात्विक चालक में धनायन, 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 धात्विक चालक के अंदर बहुत सारे इस तरह से धनायन होते हैं और इन धनायनों में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने पढ़ा था धात्विक चालक में है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर गंगा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती है, तो ये बचा हुआ भाग जो धनायन, ये जो धनायन है इसी को हम बोलते हैं कर्नेल। तो ये कर्नेल जो है बच्चों, इन कर्नेल के अंदर क्या होता है? इन कर्नेल में कंपन होता है। इन कर्नेल में क्या होता है? इन कर्नेल में होता है कंपन, कर्नेल में होता है कंपन, वाइब्रेट करते हैं, ये कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये कंपन करते हैं, वाइब्रेट, ये सब कंपन करते हैं। तो कंपन करने के कारण इनमें क्या होता है? प्रतिरोध। यहाँ पर इन कर्नेल में क्या होता है? कर्नेल में होता है कंपन और कंपन के कारण ये प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो अंतर आयनिक आकर्षण बल और माध्यम की शांतता के कारण उत्पन्न होता है। भैया यहाँ पे जो प्रतिरोध आता है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है ना, प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा का कारण क्या है? आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल है। मान लो अगर दो आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा तो क्या आयनों में मुक्त रूप से गति हो पाएगी? मान लो मुझे आप कहीं रस्सी से बांध दो तो मैं क्या यहाँ से कभी गायब हो पाऊंगा? मैं क्या यहाँ से कहीं और जा पाऊंगा? आयनों में भी जब आयनों के बीच में आकर्षण बल होगा तो क्या आयन मुक्त रूप से गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है उसी आकर्षण बल के कारण यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है वो इस आकर्षण बल के कारण होता है, माध्यम की शांतता के कारण। शांतता मतलब कि ऐसा समझो, मान लो मैंने इस सतह पर पानी को ढोल दिया, अब मैं किसी सतह पर अगर पानी को ढोलूंगा या किसी लिक्विड को ढोल दूंगा तो भाई द्रव के प्रवाह में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होगी ना। आप जब पानी को नीचे जमीन पर बिखेरते हो तो जमीन पर पानी थोड़ी दूरी तक तो बहता है, फिर उसके बाद में बहना बंद कर देता है, थोड़ी दूरी तक पानी बहेगा, फिर उसमें रुकावट आ जाएगी। तो पानी के बहाव में आने वाली जो रुकावट है उसी को हम बोलते हैं बेटा शांता। तो यहाँ पे कैसे होता है? आयनों के बहाव में यहाँ पर क्या होती है? रुकावट। शांता का मतलब है आयनों के बहाव में रुकावट। तो रुकावट जो होती है उसी कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, आप ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो कर्नल है इन कर्नल में कंपन जो होगा वो कंपन बढ़ने लग जाएगा, ऐसा बहुत तेजी से कंपन करने। भाई सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्नल जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से। और अगर कर्नल में कंपन उत्पन्न हुआ, बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हुआ ताप बढ़ाने से, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध गिर जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। यहाँ पे ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा प्रवाह का प्रतिरोध कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस पूरे माध्यम में आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो खत्म हो जाएगा, शांतता कम हो जाएगी और तेजी से आयनों में गति होने लग जाएगी। आयनों में जब तेज गति से प्रवाह होने लग जाएगा तो भैया यहाँ पे चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है और यहाँ पे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ प्रतिरोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि आयनों में कंपन बढ़ता है और यहाँ पे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच जो आकर्षण बल था वो आकर्षण बल ताप बढ़ाने पर टूट जाएगा, शांता जो है शांता कम हो जाएगी। भैया ताप बढ़ाओगे तो आयनों में बहुत तेज गति होने लग जाएगी, आयनों का मुक्त प्रवाह बढ़ने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये था बच्चों धात्विक चालक विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। अब बच्चा बात करते हैं आगे की, फिर जाते हैं विद्युत अपघटनी चालन। अब विद्युत अपघटनी चालन जो है इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोली, हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये विद्युत अपघटनी चालकत्व ही है जो कि हमको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। इस विद्युत अपघटनी चालकत्व की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म है प्रतिरोध। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ फीचर्स है, इसकी कुछ बातें जो हमको आनी बहुत होती है। चलो प्रतिरोध की बात करते हैं। क्या होता है प्रतिरोध? वैसे तो आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा, लेकिन मैं बताता हूँ। विद्युत अपघटनी चालन में क्या होता है? बहुत सारे आयन होते हैं। अरे भैया आयन होते हैं ना, अब ये आयन क्या करेंगे? कोई आयन यहाँ गति करेगा, कोई आयन यहाँ गति करेगा, कोई आयन यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। आयनों में जब तक गति होती रहेगी, आयनों में जब तक मुक्त प्रवाह होगा, यहाँ पे होता है आयनों का मुक्त प्रवाह। आयनों में जब तक मुक्त प्रवाह होता रहेगा, गति होती रहेगी, तब तक विद्युत धारा, तब तक विद्युत का चालन करते रहेंगे। लेकिन मान लो अगर इन आयनों की गति में कहीं रुकावट आ जाती है, मान लो कोई इनकी गति को बाधित करता है, तो मुक्त आयनों की गति में जैसे ही रुकावट आई तो भैया चालन कम हो जाएगा। और ये जो रुकावट है, इस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध है बेटा, इस प्रतिरोध का आपने फॉर्मूला जो है वो पढ़ा, प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज बटा विद्युत धारा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभव बटा विद्युत धारा। तो धात्विक या विद्युत अपघटनी चालक, कोई भी चालक हो, दोनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। ये ओम का नियम, ओम के नियम का दोनों ही क्या करते हैं भैया? दोनों ओम के नियम का बढ़िया से पालन करते हैं। दोनों के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे विद्युत अपघटनी चालन हो चाहे धात्विक चालन हो, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। और इसके अनुसार प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको जानना। चलो तो अगला है चालकत्व, कंडक्टेंस जी। प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा चालकत्व। सीधी सी बात है, अगर आयनों के प्रवाह में रुकावट, बाधा या प्रतिरोध जितना कम होगा, आयनों का चालन ज्यादा होगा, चालकत्व ज्यादा होगा। तो चालकत्व का मतलब है प्रतिरोध जितना कम होगा, चालकत्व उतना ज्यादा होगा। ये चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में मदद मिलती है। तो चालकत्व का मतलब है विद्युत धारा का प्रवाह जितना आसानी से होगा, वही उस विद्युत अपघटनी विलयन या धात्विक चालक का चालकत्व कहलाता है। तो
प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो चालक का चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से इसका मतलब होगा अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व बढ़ेगा। अगर उल्टा बोल दो प्रतिरोध घटेगा तो चालकत्व बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो चालकत्व बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। तो देखो 1/r, इसको हम बोलते हैं 1/ओम, या आप इसको लिख सकते हो ओम को ऊपर ले जाओ तो ओम इनवर्स, या आप इसको बोल सकते हो MHO मो बोल सकते हो, या आप इसका दूसरा नाम है सीमेंस, या बोल सकते हो इसको सीमेंस बोल सकते हो, सीमेंस बोल सकते हो। इनमें से कोई भी इकाई का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये बच्चों चालकत्व, मेरे ख्याल से आपने प्रतिरोध को भी नोट कर लिया होगा, चालकत्व को भी मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। चलो ये सारे फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद होंगे तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। चलो अब समझना ही क्या है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपने भौतिक विज्ञान में एक चीज पढ़ी होगी, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और ये समानुपाती का चिन्ह अगर आप हटाते हो तो यहाँ पे एक स्थिरांक लगता है रो, L/A। ये जो रो है बेटा, इस रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये एक प्रकार का समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो स्थिरांक लगेगा रो, यही होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो भैया R जो है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती है, बात समझ में आ रही है 100%। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध एक स्थिरांक आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध L/A, ये आ जाएगा, ठीक है। तो R बराबर L/A, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। अच्छा L/A, रो L/A। अच्छा यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, तो R से गुणा कर दो A का, R जो है इस R से गुणा कर दो A का, R और A का गुणा हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा, R A का गुणा हो गया, L नीचे आ गया, ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो जाएगा भैया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे लंबाई और A का क्या मतलब, ये बताओ। देखो ये विद्युत अपघटनी चालन है, विद्युत अपघटनी चालन मतलब कि विद्युत अपघटन कब होता है, जब आप इसमें धातु की छड़ डुबाते हो, धातु की छड़ डुबाते हो, धातु के छड़ों के बीच की जो दूरी है बेटा उसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे L का मतलब क्या है, L का मतलब है, यहाँ पे L का मतलब है इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, L का मतलब है इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी। इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी को हम L से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा A का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। A का मतलब है इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो A है वो क्या है, इधर जो A है वो है इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो A लिखा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। और L का मतलब है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। तो जब भी यहाँ पर प्रतिरोध निकालना हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L इसके समानुपाती है और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A जो इसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यहाँ से आप रो निकाल सकते हो, समानुपाती का चिन्ह हटाओ, ये रो आ जाएगा। और ये रो की क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ रो एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये ध्यान। अब चलो अब इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। अगर आप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अगर आप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हैं, क्या रखते हैं भैया, 1 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हैं और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे आप 1 रखते हैं, यहाँ पे आप 1 रखते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर रो हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो 1 सेंटीमीटर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। अगर ये दोनों 1 हो जाए तो R की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और दोनों इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसी कंडीशन में इस विद्युत अपघटनी सेल का जो प्रतिरोध प्राप्त होगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को महसूस करो बेटा, फील करो, सोचो सोचो, दिमाग में सोचो कि अच्छा दोनों इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, सोचो बेटा, आंखें बंद करके सोचो। अच्छा भैया एक इलेक्ट्रोड ये है, एक ही है, दोनों के बीच की दूरी, हमने बीच की दूरी उसको हमने 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ऐसा करने पर अब हमको जो प्रतिरोध प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलो तो देख लो, ये विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये है आपका आयतन, ये क्या है आपका आयतन, V का मतलब है यहाँ पर आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर दोनों मिलकर के 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इतना आयतन आपको दे रखा है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी में 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं और यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ जो आयतन प्राप्त होगा, ये जो आयतन आपको प्राप्त होगा, ये आयतन आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो जाएगा आयतन, और इतने आयतन के लिए जो प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। तो इस प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, चलो उसकी बात करते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, देखो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, लंबाई की इकाई होती है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओम, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, आ जाएगी इसकी इकाई आ जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर, इकाई क्या आ गई ओम इंटू सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से आप प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने इस पूरे को 100%, मुझे पूरी उम्मीद है। चल ये हो गया। अब देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। चलो मेरे पास यहाँ जगह बची हुई है, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। चलो जितने फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, जिनकी इकाई अभी तक हमने पढ़ी, देखो यहाँ पे गुणधर्म, यहाँ मैं लिखता हूँ सूत्र, यहाँ मैं लिखता हूँ उनकी इकाइयाँ। चलो
सबसे पहला है प्रतिरोध, प्रदर्शित किससे करते हो? आर से। उसके बाद हमने पढ़ा चालकत्व, चालकत्व, चालकत्व को प्रदर्शित किससे करते हो? जी से, जी से। और उसके बाद है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको प्रदर्शित किससे करते हो? रो से। पक्का? चलो, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है एक तो V बटा I, विभवांतर बटा I। चलो, दूसरा प्रतिरोध का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा रो इनटू L बाई A, ये भी प्रतिरोध का फॉर्मूला। चलो, ये हो गया। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। चलो, चालकत्व जी, चालकत्व जी क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा। अच्छा, इसकी इकाई क्या एक बताऊं तो इसकी इकाई आ जाएगी 1 बटा ओम या ओम इनवर्स, या इसको आप मो भी बोलते हैं, या सीमेंस। क्या लिखा था हमने? सीमेंस लिखा था। चलो, और आगे आते हैं, ये हो गया फिनिश। आ जाओ और आगे आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध, ये रहा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। R इंटू एक आर में गुणा करो, एक आर में गुणा किया तो R इंटू A बटा L, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? अब मैं क्या बताती? R की इकाई होती है ओम और A बटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर। ये हमने तीनों अभी तक बढ़िया से पढ़ ली। तो ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो गया, फॉर्मुला हमको पता होने ताकि हम चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उसकी परिभाषा भी आ जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या आएगी? जब एक सेंटीमीटर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्राप्त होने वाला प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। या बोल दो कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आयतन आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि इसके बीच में जब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन भरा गया हो तब जितना प्रतिरोध आएगा वही हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये ध्यान, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हो पहले एक बार नोट करो फटाफट, या इसमें से कुछ नोट करना चाहते हो नोट करो जल्दी से। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। अब आते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता। तो देखो, एक तो था प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा था चालकत्व, एक था विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है विशिष्ट चालकत्व। तो देखो, प्रतिरोध का उल्टा है चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है विशिष्ट चालकत्व, कप्पा। और ये है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिर से रिपीट करो, ये है प्रतिरोध, ये है चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकत्व, ये है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है विशिष्ट चालकत्व। तो जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकत्व। बात समझ में आई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। चलो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम प्रतिलोम जो होगा उसी को हम बोलते हैं चालकता। ठीक है, मतलब कि कप्पा। तो कप्पा जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। कप्पा जो है, पप्पा जो है, ये पप्पा जो भी है, जिसके पप्पा है, पप्पा या कप्पा जो है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसको हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं इसको, है ना? अच्छा, इस कप्पा का एक फॉर्मूला हो गया, कप्पा का एक फॉर्मूला होता है। चलो, क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इंटू A बटा L। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या चलो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखता हूं। चलो, यहाँ देखो, चलो, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है। चलो, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लेता हूँ। देखो, इससे क्या हो जाएगा? 1 बटा रो बराबर, इसको नीचे ले आता हूँ, 1 बटा L बटा ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं कप्पा, कप्पा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकत्व, L बाई A। तो ये हो जाएगा कप्पा का फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। 1 बटा रो को हम क्या लिखेंगे? कप्पा, ये क्या है? 1 बटा R इंटू L बाई A। बेटा, ये दोनों ही फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी। तो 1 बटा R, 1 बटा रो बराबर 1 बटा L बाई A। देखो, 1 बटा रो, 1 बटा रो, 1 बटा L बाई A, L बाई A, ये आ गया। ये क्या है? कप्पा। तो ये आ गया कप्पा, इसके कप्पा आ गया। 1 बटा R की जगह आ गया G, 1 बटा R की जगह आ गया G। और यहाँ पे लिखा है G स्टार। L बाई A का हमने शॉर्ट में एक और संकेत दे दिया, G स्टार। L बाई A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? सेल स्थिरांक। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अनुपात है, L बाई A अनुपात, इसको बोल दिया सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है आपका सेल स्थिरांक। तो कप्पा मतलब कि विशिष्ट चालकत्व, G मतलब कि चालकत्व, G स्टार मतलब कि सेल स्थिरांक। ये चालकत्व है बेटा, चालकत्व नहीं, चालकत्व। तो चालकत्व बराबर, सॉरी, विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व इनटू सेलनियता, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता होती है जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जब L का मान 1 सेंटीमीटर रख दो और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो, तो आयतन कितना आ जाएगा? आयतन आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन आएगा, आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जब इन दोनों को आप एक एक रख दोगे, आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब रखने पर जितना आपको चालकत्व प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन का आयतन लेने पर जो चालकत्व प्राप्त होता है, चालकत्व, चालकत्व जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, कप्पा। चलो, अब कप्पा की इकाई देख ले, आ जाओ, कप्पा की इकाई क्या देख लेते हैं। ये कप्पा, कप्पा की इकाई क्या होगी? चलो, ये क्या? 1 बटा ओम इंटू L बाई A, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर माइनस 1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? ओम माइनस 1 ऊपर जाएगा सेंटीमीटर माइनस 1, ओम माइनस 1 सेंटीमीटर माइनस 1, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की इकाई। तो ये इनके फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अभी मैंने बताया सेल नियतन क्या है? G स्टार बराबर L बाई A, इसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर से ये गया सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इतना नोट कर ले, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। चल, यहाँ तक की बात क्लियर। अब आते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है मोलर चालकता। ठीक है, चल, मोलर चालकता क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, इनके बीच में ले लिया विलियन, ले लिया विलियन।
चलो ये आ गया विद्युत अपघट्य विलीन, ये विद्युत अपघट्य आ गया। चलो अब ये मोलर चालकता, इसको हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इनमें से किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। विलयन के दिए गए आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य लेने पर, इसमें यदि मैं 1 मोल विद्युत अपघट्य ले लूं, कितना 1 मोल विद्युत अपघट्य ले लूं, तो उनके द्वारा उत्पन्न सभी आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य लेने पर जो चालकता प्रदर्शित होगी उसी को हम बोलते हैं मोलर चालकता। देखो नाम से क्लियर है, ऐसी चालकता जो 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा प्रदर्शित हो, ऐसी चालकता जो 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा प्रदर्शित हो मोलर चालकता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कप्पा इनटू वी, वी का मतलब आयतन, कप्पा इनटू वी। एक तो फॉर्मूला ये है, याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला है कप्पा इनटू 1000 बाई एम। ये दो फॉर्मूला आपको बेटा ध्यान रखना। लैम्डा एम के दो फॉर्मूला है, कप्पा इनटू वी, और दूसरा फॉर्मूला है लैम्डा एम का मोलर चालकता का, कप्पा इनटू 1000 बटा एम। ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं मोलर चालकता की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई क्या है लैम्डा एम की। देखो कप्पा की इकाई क्या है, कप्पा की इकाई क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलो कप्पा की इकाई क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, पक्का। चलो मोलरता, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, और लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1000 लीटर, तो ठीक है। तो कैपिटल एम की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, या आप इसे लिख सकते हो मोल मिल लीटर में, तो ऊपर आप क्या लिखते हो 1000 लिखते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल एम बराबर मोल, 1 मिलीलीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हो, ये 1000 मिलीलीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, देखो तो यहाँ से लिख सकता हूँ मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब बराबर एम बटा 1000। देखो एम बटा 1000 को मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, एम बटा 1000 को मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, एम बटा 1000, एम बटा 1000 को मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। तो 3 से अगर माइनस एक क्या बच गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर माइनस गया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मोल लैम्डा एम, ये हो जाएगी इकाई। लैम्डा एम की इकाई क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल को ऊपर ले जाओ इनवर्स, ये आ जाएगी इकाई। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये जो वी है ना आयतन, ये आयतन क्या है 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलीन का आयतन, क्योंकि परिभाषा में लिखा है मोलर चालकता मतलब क्या 1 मोल। तो किसी दिए गए आयतन में यदि विद्युत अपघट्य के 1 मोल उपस्थित हो तो उनकी चालकता को हम बोलते हैं मोलर चालकता। तो यहाँ पे जो भी आयतन आएगा वो 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलीन का आएगा, तभी हम मोलर चालकता बोलेंगे। क्लियर? अगर विलीन की सांद्रता m मोल प्रति लीटर है, m का मतलब कैपिटल का मतलब m मोल प्रति लीटर है, तो ये फॉर्मूला ही हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको सारे फॉर्मूला बताऊंगा। अभी हमने क्या-क्या फॉर्मूला पढ़े? अभी हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ लिया, चालकत्व का फॉर्मूला पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ लिया, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला पढ़ लिया, सेल स्थिरांक G स्टार का फॉर्मूला पढ़ लिया, और अभी हमने लैम्डा m या म्यू मोलर चालकता इनके फॉर्मूला पढ़ लिए। चार फॉर्मूला पढ़ लिए। तो अभी हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो आप इसको एक बार नोट कर लो फटाफट। क्लियर? चल तो बताओ r का फॉर्मूला क्या है? r का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला बात करें। r का फॉर्मूला क्या है? विभवांतर बटा प्रतिरोध। चल दूसरा फॉर्मूला क्या है? r का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, ये है r का फॉर्मूला। चल यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई। इकाई क्या है? तो r की इकाई क्या होती है ओम होती है, क्या होती है बेटा ओम होती है। चल g के बाद चालकत्व, चालकत्व का मतलब होता है प्रतिरोध का विक्रम, प्रतिरोध का विक्रम आ गया। चल इसकी इकाई क्या होगी 1 बटा ओम, यहाँ पे 1 बटा ओम, ओम इनवर्स मोह, या आप इसको सीमेंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो सीमेंस बोल सकते हो, ठीक है? ये चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा रो क्या होता है? रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है 1 बटा, रो का मतलब होता है r इंटू ए बाई एल, लिखते हो ना? चल अच्छा इसका इसका इकाई क्या होता है? इसकी इकाई क्या होती है बताओ? इसकी इकाई क्या है देख लेते हैं भैया। r की इकाई क्या है ओम, क्षेत्रफल कितना होता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ जाएगा। चालकत्व यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो कप्पा, कप्पा का फॉर्मूला होता है 1 बटा रो, 1 बटा रो होता है। चलो और कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? या कप्पा का फॉर्मूला होता है 1 बटा ए इंटू एल बाई, रुक जाओ 1 बटा आर। कप्पा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1 बटा आर एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। या कप्पा का फॉर्मूला है 1 बटा आर को हम लिख सकते हैं चालकत्व, और ये क्या सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को हम लिख सकते हैं जी स्टार, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा इसकी इकाई क्या होगी? चलो इकाई क्या होगी 1 बटा आर को हम क्या लिखते हैं? 1 बटा आर को हम लिखते हैं ओम माइनस 1 लिखते हैं। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर माइनस 1 ये हो जाएगा, ये इसकी इकाई है। अच्छा ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? इसको मोह भी लिख सकते हो, तो आप इसकी जगह मोह इंटू सेंटीमीटर माइनस 1 भी बोल सकते हो। मोह को आप क्या बोलते हो? मोह को आप सीमेंस बोल सकते हो, मोह को आप सीमेंस भी बोल सकते हो, मोह को आप सीमेंस भी बोल सकते हो, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये भी है। चलो अच्छा जी स्टार क्या होता है? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक मतलब होता है एल बाई ए, एल बाई ए। चलो एल बाई मतलब किसकी इकाई होगी? सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बटा सेंटीमीटर या सेंटीमीटर माइनस 1। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है? मोलर चालकता का फॉर्मूला कप्पा इंटू वी, वी मतलब क्या आयतन है। अच्छा ये कौन सा आयतन है? ये वो आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य डूबा हुआ होता है। अच्छा इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या है? यहाँ पे मोलरता, क्या है बच्चों? मोलरता। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कप्पा का फॉर्मूला क्या? चलो कप्पा की इकाई, फॉर्मूला नहीं इकाई क्या? कप्पा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा है। अच्छा मोलरता की इकाई, मोलरता बटा 1000 क्या होता है? वो मोलरता बटा 1000 क्या होता है? मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलरता की आप लिखोगे मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब, लिख लोगे। इससे क्या आप लिखोगे? ये, या फिर इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल माइनस, ये हो जाएगा बच्चों पूरी इकाई के बारे में जानकारी। ठीक है चलो बेटा ये पूरा फॉर्मूला है, प्लीज 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 इसको आप नेक्स्ट क्लास में याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको आप अच्छे से याद करके आना। ठीक है आज हम इतनी क्लास लेंगे। अब वो टॉपिक इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों जो कि सीधा संबंधित है नॉर्मलता से, मतलब कि अगर मुझे नॉर्मलता समझ में नहीं आता है, नॉर्मलता नहीं आता तो ये मुझे समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब अब मैं इन फॉर्मुलास के बाद में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा वो नॉर्मलता पढ़ाऊंगा। तो अगली क्लास में हम आते हैं नॉर्मलता पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे तुल्यांक चलता, और फिर हम करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस।
ठीक है, चलो तो आते हैं सबसे पहले, पढ़ना तो बहुत कुछ था, क्विज पर आते हैं। चलो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धातुओं में विद्युत का चालन कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, बोथ या कोई नहीं? धातु में विद्युत का चालन कौन करता है? चल दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, धातु में चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, सॉरी ये गड़बड़ है, ताप बढ़ने पर क्या होता है? धातु में विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या कोई नहीं? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या कोई नहीं? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, धातु में विद्युत का चालन किससे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। किससे होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन से, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? चालकता ताप बढ़ने पर घटती है क्योंकि मुक्त आयन में कंपन बढ़ता है, वाइब्रेशंस बढ़ता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने चालकता, चालकत्व, प्रतिरोध, इन सब के बारे में डिटेल में बात की। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले बच्चों तुल्यांक की चालकता के बारे में। बात समझ में? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए बच्चों आज के इतना ही।